तो सर्कुलर पाथ के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्मूला के लिए सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स और एक्सेलरेशन वो पता करना चाहिए। से थियरी जो रिपीट करके दी वो चैप्टर नंबर 4 की है। 3 में भी हमने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन थियरी जब पढ़ी चैप्टर नंबर 4 में कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट के लिए मास m है, रेडियस r, और वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ओके, तो कहीं भी वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ओके, एफसी करके लिख सकते हैं। सपोज वेलोसिटी इन वेलोसिटी टेंजेंट के तौर पे होगी तो भी एफसी करके लिख सकते हैं। एफसी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। रेडियस कितनी है? सो रेडियस r, सो mv स्क्वायर बाय r वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज सेंटर की ओर लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ रेडियस। या ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 ऐसे मैंने साइन उस दिन लिखी थी। इस फोर्स, ये तो mv स्क्वायर बाय r, एक्सेलरेशन लिखना है तो v स्क्वायर बाय r है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सो ac, रेडियल एक्सेलरेशन सो ar, या ए परपेंडिकुलर भी सही है। ए परपेंडिकुलर मतलब ऐसी एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, इसको बताएंगे वेलोसिटी, तो ये एक्सेलरेशन, both are perpendicular to each other, ओके। अब डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, मतलब जब सन के लिए एज पर एग्जांपल कि ये ज्यादा यूज कहाँ होता है, तो प्लेनेट की जो मोशन है वो ऑब्जर्व करने के लिए ज्यादा ये यूज होता है, ओके। व्हीकल जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तब इसको कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्बिट में जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसके लिए कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए भी कैलकुलेशन होती है, ओके। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r से मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r से मिलता है। और ऑब्जेक्ट को जब सर्कुलर मोशन करनी है, ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो ऑलवेज उसको इतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब उसको mv स्क्वायर बाय r जितनी फोर्स मिलेगी तब जाके वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, वरना वो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ओके। तो सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगी? mv स्क्वायर बाय r, ओके। सबसे पहले आज हम क्या काम करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो सरफेस होती है, स्काउट सरफेस, मतलब एज पर एग्जांपल कि सिटी के अंदर जितने भी रोड्स है वह एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कहीं भी ऐसे टर्न आता है तो प्लेन सरफेस होती है, प्लेन काउट सरफेस ऐसा बताया जाता है। तो प्लेन काउट सरफेस के ऊपर जब मोशन करनी है, ओके, तो एज पर एग्जांपल कि ऐसे सर्कुलर रोड है और यहाँ कोई व्हीकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सबसे पहले तो अंदर का जो लगेगा वो एफ से, मतलब सेंटीमीटर फोर्स, वेट जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, और नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड होगा, जिसको हम एन लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? एन, ओके। और ये जब रोटेशन करता है तो सेंटीमीटर फोर्स इनसाइड लगता है, तो इधर फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या लगी? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सेंटीमीटर फोर्स फ्रिक्शन से प्रोवाइड होता है। प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो सर्कुलर पाथ से बाहर भी निकल जाएगा, वो सर्कुलर पाथ से बाहर भी निकल जाएगा। इसलिए ये जो पोर्शन बताया वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसको क्या बता दिया? इक्विलिब्रियम, कि आपको नेसेसरी जो सेंटीमीटर फोर्स वो फ्रिक्शन फोर्स जब देगा तब आप इस सर्कल को कंप्लीट कर पा रहे हैं, ओके। जब हम सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं तो ये दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वेट डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, लेकिन आपको टर्न कंप्लीट करना है। टर्न कंप्लीट करें तो उसके लिए जितना भी सेंटीमीटर फोर्स है वो फ्रिक्शन से मिलना चाहिए। सपोज रोड और टायर के बीच इतनी ग्रिप नहीं है, उतना आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि ये फोर्स कम हो जाएगा, ये ज्यादा, इसका मतलब कि आप टर्न नहीं हो पाएंगे, आप सीधा बाहर निकल सकते हैं। रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो आप टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप सीधा जाएंगे। टर्न कंप्लीट करना है तो आपको फ्रिक्शन से सेंटीमीटर फोर्स जितना फोर्स मिलना चाहिए। और सपोज नहीं मिलता है तो आपकी जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में नहीं होगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी। क्लियर? तो उन लोगों ने बताया कि डिफरेंट हमने 3
फोर्सेस बताए थे और फोर्थ कौन सा था, तो फ्रिक्शन। ओके, इसका मतलब जब मुझे टर्न कंप्लीट करना है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ के ऊपर, मुझे टर्न कंप्लीट करना है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन, सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन। इसका मतलब mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्मूला क्या है, तो हम लिखते हैं कि हमको पहले भी पढ़ा कि एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एन। क्यों कि एफएस मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। लास्ट वीडियो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया है, ये चैप्टर नंबर 5 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सी, फ्रिक्शन। और आज जो पढ़ रहे वो ये दो टॉपिक, ऐसे तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर तो कितना प्रिपेयर करना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बाद में सर्कुलर पाथ पे जब मोशन होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होगी, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा है ही नहीं, इस चैप्टर में इससे ज्यादा नहीं है। ओके, सो नाउ एफएस मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस एन, एफएस मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस एन, कंपेयर कर दो, सो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू म्यू एस एन, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू म्यू एस एन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, n इक्वल टू mg, n is equal to mg, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अकॉर्डिंग टू डायग्राम नॉर्मल फोर्स इक्वल टू वेट, so m cancel, so now v square is equal to mu s rg। तो स्ट्रक्चर सर्कुलर पाथ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो v max is equal to अंडर रूट mu s rg। मैंने मैक्स इसलिए लिखा कि ये जो mu s है वो fs मैक्सिमम के लिए था, और ये मैक्सिमम होगा मतलब वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे आपको मोशन करनी तो टर्निंग पे लिखा होता है कि इतनी स्पीड से जाना है, उससे सपोज ज्यादा स्पीड होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, अब सीधा बाहर निकल जाएंगे रास्ते से बाहर। कभी ऐसे एक्सीडेंट नहीं होगी कि सपोज प्रॉपरली फ्रिक्शन नहीं मिला तो रास्ते से अंदर गिरा हो, ऑलवेज बाहर जाएगा रास्ते से बाहर। क्यों, प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं, इसलिए वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर पाथ के लिए v max is to mu s rg। ओके, mu s मतलब static coefficient between a road and tire, r radius of circular path, g acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। क्लियर, तो अपने आप हो जाएगा। mu s की वैल्यू भी मैंने बताई थी 0.012 to 1.5 इतनी होती है। ओके, सपोज ऐसा बताया जाए कि सपोज रोड और टायर के बीच mu s is equal to 0.25, mu s equal to क्या है 0.25। okay, now radius of circle path is a 10 meter and suppose this is equal to 10 meter per second square लेंगे तो maximum velocity on this circular path is, so mu s is 0.25 g10 r10, so now 25 and therefore 5 meter per second। इससे ज्यादा स्पीड से जाएंगे ओके तो रास्ते से बाहर जाएंगे, मैक्सिमम लिखा है तो इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। ओके, इससे ज्यादा स्पीड हो गई तो इसका मतलब सेंट्रिपेटल फोर्स ज्यादा हो और फ्रिक्शन कम लग रहा है, फ्रिक्शन कम लगा है इसका मतलब आप टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन है वो 34 नंबर है। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर अ मैक्सिमम सेफ स्टेट ऑफ अ व्हीकल ऑन द लेवल कर्व्ड रोड। चलो सबसे पहले इसको एक बार फटाफट पढ़ लो, ये सभी थ्योरी कंपलसरी प्रिपेयर करनी है। तो पहले 34 कंप्लीट करो, आज इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी।
कंप्लीट। थर्टी 34 नंबर प्रॉपरली पढ़ना है और ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल कर्व या लेवल सरफेस की वाली जो रोड है उसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके उसके बाद जो उन्होंने बताया वो लेवल नहीं लेकिन स्लोप वाली रोड के लिए आप जानते होंगे जब हाईवे पे ऊपर टर्निंग होती है तो सेंटर की ओर स्लोप बनाया जाता है। स्लोप बनाने की जरूरत क्यों? तो इसलिए कि वहां मैक्सिमम वेलोसिटी आपको हो सके इतनी ज्यादा मिले। तो लेवल वाली रोड के लिए जो वेलोसिटी है वो और हाईवे पे जो रोड है उसमें दोनों में डिफरेंस है। इसमें सेंटर की ओर ऐसे स्लोप बनाया जाता है और सेंटर के स्लोप मतलब सपोज यहाँ व्हीकल ड्रॉ करेंगे तो ये व्हीकल के लिए वेट होगा mg। इस एंगल को लिखेंगे थीटा। ये वाली डायग्राम और पहले वाली डायग्राम में कुछ चेंज नहीं है, सिमिलर वही है जो कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक चीज और कि यहाँ ये सेंटीमीटर फोर्स, ये क्या होगा? सेंटीमीटर फोर्स। ओके यहाँ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बनेंगे, फ्रिक्शन एफ सी, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या लिखेंगे? थीटा। ओके तो इसको फ्रिक्शन एफ सॉरी एफ से नहीं एफ ओनली, एफ से मतलब सेंटीमीटर। ये होगा एफ कॉस थीटा, ये होगा एफ साइन थीटा। ओके अब जो है वेट और ये होगा नॉर्मल। वेट तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल। नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, नॉर्मल के लिए भी हम दो कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे। इस एंगल को भी थीटा लिखेंगे, सो एन कॉस थीटा। एन साइन थीटा। फिर से अब देखो सपोज लेवल रूल होता एम जी तो ये एन फ्रिक्शन बाहर का होता क्योंकि ऐसे सर्कल घूमता है इसमें। लेकिन अब स्लोप है मतलब स्लोप होगा मतलब कहाँ नीचे क्या आएगा तो उसी डायरेक्शन में इसने एफ से लिख के दिया। अब देखो इसको हम यहाँ रख देंगे, सो थीटा इक्वल टू 0। सपोज थीटा 0 लिखा मतलब ये कंपोनेंट गया, साइन 0 0 होता है मतलब ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसको क्या बताएंगे? एन मतलब एन कॉस थीटा और एन इक्वल डायरेक्शन में हो जाएगा। सिमिलरली एफ सी थीटा 0 साइन 0 0 मतलब ये 0 हो जाएगा। ओके और जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स वो सेंटीमीटर फोर्स बराबर होगा। मतलब ये दोनों डायग्राम में कुछ चेंज है ही नहीं। क्लियर? ये स्लोप वाला रोड है, विदाउट स्लोप वाला रोड था। अब देखो इस डायग्राम के अंदर मैं क्या ड्रॉ करके दिया। सबसे पहले तो सेंटीमीटर फोर्स, ऑब्जेक्ट जब स्लोप वाली रोड पे है तो वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। इसके दो कंपोनेंट बने एन कॉस थीटा और एन से बिकॉज एंगल इज थीटा। एफ सी सेंटर की ओर, ओके ये नीचे की ओर आ सकता है तो हमने इसके लिए फ्रिक्शन भी ड्रॉ करके दिया, तो फ्रिक्शन एफ, इसको एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा लिखेंगे।
एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब डायग्राम से चेक करो कि अपवर्ड डायरेक्शन वाले जो फोर्स है कौन कौन से है और डाउनवर्ड वाले कौन से है, दोनों को इक्विलिब्रियम में रखेंगे। अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फोर्स है एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो क्या होगा, टेन कॉस थीटा वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड 2 है, सॉरी इक्वल टू डाउनवर्ड 2 है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। फिर से अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स एन कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स एम जी प्लस एफ साइन है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये क्या देगा, इक्विलिब्रियम में। अब सेंटर वाली फोर्स, सेंटर में कौन कौन सी फोर्स है जो एम वी स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड करेगी, क्या प्रोवाइड करेगी, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए दो फोर्स है, दो फोर्स जो इनसाइड आते हैं, कौन कौन से, एक होगा एन साइन थीटा एंड सेकंड होगा एफ कॉस थीटा। देखो एफ सी इनसाइड बता किससे मिलने वाले। अब देखो जब हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ था, हॉरिजॉन्टल स्लोप नहीं था, प्लेन प्लेन, और प्लेन जब था तब मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। जितना फ्रिक्शन उतना सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप रोड से बाहर जाएंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ चेक करो, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से भी मिलता है और नॉर्मल फोर्स भी मिलता है। एन साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, ये भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा और फ्रिक्शन भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। क्लियर। तो ये दोनों से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, इसलिए एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। क्लियर, क्लियर हो गया ये। अब सपोज यहाँ से ऊपर वाली जो फॉर्मूला है वहां से सपोज मैं mg लिखता हूं तो mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। सो नाउ mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा, mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2। सपोज दोनों की रेशियो लूंगा, दोनों के रेशियो कंप्लीट करेंगे तो दोनों की रेशियो लेंगे तो m कैंसिल, v square by rg, v square by rg, and that is equal to n sin theta plus f cos theta upon n cos theta minus f sin theta. ओके, क्लियर। अब फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्मूला रखो। फ्रिक्शन फोर्स मतलब Fs is equal to mu Sn, Fs equal to mu Sn। ये फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो now v square by rg is equal to n sin theta plus f is equal to mu Sn cos theta upon n cos theta minus f equal to mu Sn sin theta। ओके, n कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। सो v square by rg is equal to sin theta plus mu s cos theta upon cos theta minus mu s sin theta। क्लियर, यहाँ तक पता चला। ओके चलो इसको हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे, इसको भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे इक्वल डिफरेंस होगा, इसका मतलब इक्वेशन चेंज नहीं होगा। v square by rg, चलो इसको cos थीटा से डिवाइड किया मतलब tan थीटा प्लस इसको cos थीटा से डिवाइड किया मतलब mu s, इसको cos से डिवाइड करो मतलब 1 mu s, इसको cos से डिवाइड करो मतलब tan थीटा। क्लियर। सो नाउ v square is equal to rg into, ऐसा भी लिख सकते हैं mu s प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस mu s tan थीटा, पहले पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये बिना वेलोसिटी। ओके, नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी करके लिखना है इन स्क्वायर rg mu s प्लस tan थीटा 1 माइनस mu s tan थीटा। क्लियर। तो ये जो बताया वो स्लोप वाली रोड, स्लोप वाली जो रोड है वहां आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। ओके,
स्लोप वाली जो रोड हाईवे पे रहती है वहां मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्मूला देगा। ओके, पहला जो था वो हॉरिजॉन्टल कर्व सेट था, ये बताया उसने, क्वेश्चन लिख के दिया 35 फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन बैंक कर्व रोड यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम होता है, इसको क्या बताया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम स्पीड, यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, चलो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जब स्लोप वाली बैंक कर्व रोड बताया, मतलब इस पे व्हीकल होगा तो व्हीकल की वेट इन डाउनवर्ड। ओके, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू सरफेस परपेंडिकुलर सरफेस रहेगा। लेकिन एंगल थीटा तो दो कंपोनेंट बने, n cos थीटा n sin थीटा, n cos थीटा और n sin थीटा। ओके, नाउ द फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एंगल थीटा तो इसको भी थीटा लिखेंगे, ये f cos थीटा और ये f sin थीटा। क्लियर, पता चल गया। ओके, अब सबसे पहले ये जो वर्टिकल लाइन पे जो फोर्स है वो तो इक्विलिब्रियम में होगी, तो अपर डायरेक्शन की फोर्स कौन सी, n cos थीटा, डाउनवर्ड की कौन सी, f sin थीटा प्लस mg। सो n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। क्लियर। ओके, यहाँ कितने फोर्स जो सेंटीमीटर फोर्स देंगे, तो दो, n sin थीटा एंड f cos थीटा। गेट सेंटीमीटर फोर्स, mg स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। क्लियर। ओके, दिस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे वेट में, mg इज इक्वल टू, उधर से तो मतलब माइनस हो गया, n cos theta minus f sin theta is equation number 2. So ratio of 1 and 2, so m cancel, so v square by rg is equal to n sin theta plus f cos theta upon n cos theta minus f sin theta. But friction force f is equal to minus n. Okay, तो जहां f है minus n ऐड कर दो, so v square by rg is equal to n sin theta प्लस म्यूएस n cos थीटा, हम म्यूएस लिखा n cos थीटा। ओके, n cos थीटा तो था ही, यहाँ क्या लिखेंगे, म्यूएस n sin थीटा। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से n कॉमन निकाल के कैंसिल, सो v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू sin थीटा प्लस म्यूएस cos थीटा अपन cos थीटा माइनस म्यूएस sin थीटा। ओके, नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा प्लस ms cos थीटा बाय cos थीटा मतलब ms अपॉन cos थीटा अपन cos थीटा 1 माइनस ms sin थीटा अपन cos थीटा मतलब ms tan थीटा। सो नाउ this square is equal to rg ms plus tan थीटा अपन 1 minus ms tan थीटा। सो नाउ v maximum equal to under root rg ms plus tan थीटा अपन 1 minus ms tan थीटा। पूरी सिंपलीफिकेशन आपको टर्म में लिखे दी है। क्लियर, एक बार चेक कर लो, बाद में आगे वाली इक्वेशन कंप्लीट करेंगे तो थियरी कंप्लीट हो जाएगी। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 35। लास्ट लेक्चर में सबको बताया था कि आप अपने रोल नंबर आगे लिखो। हर एक के पास अपने रोल नंबर है, जो भी सब है, एज पर एग्जाम्पल 5010 सर 501 503 जो भी है, बाद में खुद का नाम लिख देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल सिर्फ 508 या 512 बाद में अपना नाम इस तरह से कंप्लीट कर देना है, तो क्या प्रेजेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले 20 24 अभी
सिंप्लीफिकेशन देख ली। अब देखो ये जो इक्वेशन लिखी थी इसमें 36 नंबर क्वेश्चन है। राइट द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ स्मूथ सर्कुलर बैलेंस ट्रैक। और करके लिखा डिफाइन द ऑप्टिमम स्पीड। अगेन और करके लिखा डिफाइन द व्हीकल कैन पार्क ऑन अ स्लोप। ये तीनों के आंसर एक है। हमने जो कैलकुलेशन की इससे 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन कंप्लीट कर सकते हैं। चलो कौन से 2 ऑप्शन? नंबर 1 ये किसके लिए था? स्लोप वाली रोड के लिए। अब सपोज स्लोप है ही नहीं तो थीटा इक्वल टू 0, और सपोज थीटा 0 होगा तो वो 34 नंबर वाली इक्वेशन हो जानी चाहिए हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सरफेस के लिए। तो चलो यहाँ लिख रहे हैं v मैक्सिमम इज इक्वल टू r इंटू g mu s tan 0 mu s plus tan 0 upon 1 minus mu s tan 0. Okay, what is the value of tan 0? What is the value of tan 0 degree? 0 होगा because sin 0 0. So tan theta is equal to sin theta upon cos theta. sin 0 0 है इसका मतलब tan 0 होगा. Okay, tan 0 हो गया. ये 0 मतलब ये मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया. So now you get the equation is r g mu s. ये तो वही हुआ जो सीक्वेंस हम लिखते थे वो mu s mu s r g. चेक करो 34 क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला दिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कर्व पाथ क्या लिखेंगे अंडर mu s r g. मतलब इस थियरी के अंदर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली जो सरफेस है उसके लिए हमको आंसर मिल जाएगा. लेकिन इन लोगों ने क्या पूछा? स्मूथ सरफेस है, ओके, कि जहां फ्रिक्शन ही नहीं लगता. तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सपोज रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता है तो मोशन हो सकती है. तो उन लोगों ने क्या पूछा? Write the formula for a maximum permissible speed of a vehicle moving on a smooth circular balanced track. हमने कभी कभी वो बाइक रेस या कार रेस देखी होगी जिसकी टायर के ऊपर ग्रिप ही नहीं होती और फिर भी वो लोग स्पीड से जाते हैं. ग्रिप दिखाई नहीं देती, प्लेन ऐसे टोटल टायर होंगे. मतलब रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं भी लगता है तो भी व्हीकल मोशन कर सकता है. तो क्या लिखिए नंबर 1 करके लिख रहा हूँ. सेकेंड नंबर इसमें क्या था? थीटा इक्वल टू 0. इसमें क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन ही नहीं है इसका मतलब mu s इक्वल टू 0. फ्रिक्शन है ही नहीं इसका मतलब mu s इज इक्वल टू 0. अब चेक करो mu s इक्वल टू 0 रखेंगे तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट r g. mu s मतलब 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 0 into tan theta. Okay, so now v maximum is equal to r g tan theta, क्योंकि यहाँ tan theta बचेगा डिनोमिनेटर में 1. so v maximum equal to r g tan theta. It's called optimum speed. It's called optimum speed. फॉर्मूला क्या होती है? मतलब विदाउट फ्रिक्शन भी मोशन करना तो इस वेलोसिटी हो सकता है. r मतलब रेडियस ऑफ r मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड थीटा द एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड रोड सरफेस थीटा. वो सब रख दो और कैलकुलेट करो तो उस रोड के ऊपर आप उतनी स्पीड से जाएंगे तो भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगी. इसका ऑप्टिमम स्पीड. क्लियर? एक चीज और बताइए, इसने लिख के दिया है v0 is equal to optimum speed. Now v is less than v0. v is less than v0. इससे इसकी वैल्यू कम है. ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपवर्ड. फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपवर्ड. ओके, एंड द व्हीकल कैन पार्क ऑन अ स्लोप. सो tan theta is less than vs.
कंडीशन पूछिए, स्लोप के ऊपर जब आपको पार्क करना है व्हीकल, तो कंडीशन क्या होगी, tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू μs। tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू μs होगा तो ये पॉसिबल है। क्लियर? तो 2 पॉइंट्स इसमें लिखे थे, मेन तो यही 2 पॉइंट्स थे कि आप कर्व रोड से, सॉरी स्लोप वाली रोड से हॉरिजॉन्टल रोड की फार्मूला फाइंड करो और स्लोप वाली रोड से ऑप्टिमम स्पीड की फार्मूला फाइंड करो। ये क्वेश्चन नंबर है 36। एक बार इसको पढ़ लो, मतलब चैप्टर नंबर 5 की थियरी कंप्लीट होगी। अब इससे ज्यादा इसको कंप्लीट नहीं करना है। कौन सी? चैप्टर 5 की थियरी कंप्लीट। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो। कंप्लीट। यस सर। अभी तो 34, 35, 36 ये क्वेश्चन लिखना है और इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे जो प्रिपेयर करने होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड में क्वेश्चन ज्यादा है। सेकंड में सबसे पहले मोमेंटम, ओके, देन वेलोसिटी से ज्यादा इंफॉर्मेशन मोमेंटम से मिलती है, वही क्वेश्चन दिया है। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ, उसके बाद इम्पल्स ऑफ फोर्स, बाद में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद फ्रिक्शन, और इसके बाद आज जो 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए वो इतने क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे तो मतलब चैप्टर 5 की सभी थियरी कंप्लीट। चैप्टर 5 के अंदर ज्यादा जो है न्यूमेरिकल को इसको प्रॉपर्ली इतने ही बस, जो नेक्स्ट में फिर से मैं एक बार कंप्लीट करके, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। लिस्ट चेक करो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको न्यूमेरिकल देंगे। तो ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। So F is equal to ma dp upon dt. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कंपेयर करके देना है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इसको कंपेयर करके आंसर देने हैं। क्लियर? F is ma dp upon dt और मोमेंटम की फॉर्मूला क्या, P is equal to mv,
फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला सिंगल है, म्यू एन एफ एस म्यू एस एफ के म्यू के एफ आर म्यू आर, वो भी लिख सकते हैं। ओके, फॉर्मूला बाद में आज जो कंप्लीट की वो आज कौन कौन सी फॉर्मूला कंप्लीट की? तो सबसे पहले बी मैक्सिमम फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो म्यू एस आर जी, कर्व्ड सरफेस, so rg upon mu s plus tan theta 1 minus mu s tan theta. Okay, optimum speed, so rg tan theta. क्लियर? इतने इक्वेशन हुए, ज्यादा इक्वेशन है ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने किस तरह से यूज किया वो पता चलना चाहिए। ओके, तो इनिशियली पहले सभी थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है और नेक्स्ट से ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से। लेकिन एक और चीज बता रहा हूँ कि दर्पण के अंदर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसने लिखा है इंफॉर्मेशन करके, पेज नंबर 268, पेज नंबर 268, पेज नंबर 268, 269, 270 एंड 271, ये 4 पेज के ऊपर जो डायग्राम उन लोगों ने ड्रॉ किए, उस डायग्राम को इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया गया है। कैसे जेडबलई नीट क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप की डायग्राम होती है, तो किस टाइप से फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे एक बार आप पढ़ेंगे। सपोज में इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती तो नेक्स्ट में मैं आपको पहले कंप्लीट करके दूंगा, देन न्यूमेरिकल। ओके, पहले वो डायग्राम पता चलना चाहिए, बाद में न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल और एमसीक्यू वो इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट है। पहले आज वो 3 थ्योरी लिखेंगे और इंफॉर्मेशन वाली डायग्राम कंप्लीट करेंगे। सब आज इतना ही रखेंगे।